यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे अपकमिंग जो एग्जाम है फैब के अंदर, जो 21 फरवरी से हमारे एंटी नेट के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने एमसीक्यू सीरीज जो है पेपर नंबर 2 कॉमर्स की हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। हमारा जो एमसीक्यू सीरीज है वो हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर शुरू किया था, जिसके ऊपर हम लोग जो है वो अभी तक क्या क्या कर चुके हैं। हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस के एमसीक्यूज कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चंस को, और हम लोग जो है बिजनेस फाइनेंस के 2022 में जो क्वेश्चन है वो सब डिस्कस कर लिया। अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग के 2022 में आए हुए क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया, और साथ में लास्ट जो हमारे क्लास से जो कल हमने किया था उसके अंदर हमने अपने इनकम टैक्स के जो क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस कर लिया। अब जैसा कि मैं आपको हमेशा ये करवा रहा हूं, क्वेश्चन जो हमने करे हैं अभी तक, ये 4 यूनिट का क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए, तो हर एक यूनिट के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सब हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में आए हुए थे, और एक क्वेश्चन आपको मिलता है होमवर्क के तौर पे। उसी तरीके से जब हमने कल टैक्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया तो टोटल मिला के पिछला 2022 में जो एंटी नेट के पेपर हुआ था कॉमर्स का, उसके अंदर 3 अटेम्प्ट में जो है वो 24 क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे गए थे इनकम टैक्स के। 23 क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिया था, और बहुत सारे बच्चों का इसका जो कमेंट, बच्चों ने जो है वो इसके ऊपर कमेंट भी किया इस वीडियो के ऊपर, और लगभग सबका आंसर जो है वो एकदम सही है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं लगभग सबका आंसर जो है वो सही है, सबने जो है वो आंसर डी ही जो है वो प्रोवाइड किया है। अगर हम इसको देखते हैं, मेजोरिटी बच्चों का जो है वो आंसर जो है वो ये है, 50 लाख आया था। ठीक है, तो अब आज जो है वो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारे नए एमसीक्यूज को जो है अपने लीगल एस्पेक्ट के। लेकिन उसके लिए पहले हम लोग जो है वो देखने वाले हैं हमारा जो लास्ट क्लास के अंदर जो हमने एक एमसीक्यू हमने होमवर्क के तौर पे दिया था, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, जो इनकम टैक्स का आखिरी क्वेश्चन था वो था, टैक्स ऑडिट जो है वो कंपलसरी है इन द केस ऑफ ए पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एंड जिसकी ग्रोस रिसीट एक्सीड करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर कोई पर्सन जो है वो एंगेज है किसके अंदर, वो प्रोफेशन के अंदर एंगेज है, तो उसको टैक्स ऑडिट जो है कब करवानी है। तो अगर मान लो उसकी पूरे साल के अंदर प्रोफेशन से आने वाली जो रिसीट है, अगर वो 50 लाख को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए, तो उसको टैक्स ऑडिट करवानी क्या है, कंपलसरी है। तो 24 का जो आंसर है वो क्या है, 50 लाख। ओके जी, चलो ये तो हो गया अपना क्वेश्चन। अब आइए, अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे आज हमारा लीगल एस्पेक्ट, जो हमारा लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस है। यूनिट नंबर जो हमारी 9 है, ये थी हमारी 9 जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी है, हमारा यूनिट नंबर 9 लीगल एस्पेक्ट का। तो इसके अंदर जो अपने 2022 में जो एंटी नेट के जो क्वेश्चंस आए थे, तो उनको हम आज की क्लास में करेंगे डिस्कस। ओके जी, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो है क्या, वो है, बोलते हैं अरेंज करो फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इन ए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट। आपको यहां पे 5 जो स्टेप दे रखे, इनको आपको क्या करना है, अरेंज करना है। किस ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपने उसको क्या करना है, अरेंज करना है कि कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो देखो, सबसे पहले जो है वो क्या होता है, सबसे पहले ऑफर या प्रपोजल दिया जाता है। प्रपोजल या ऑफर जो दिया जाता है उसमें क्या होता है, विलिंगनेस होती है किसी, मैं अगर विलिंग हूं आपके लिए कुछ करने के लिए, या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑफर। ऑफर जो है जब वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड, तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। अगर प्रॉमिस जो है उसके बदले में कुछ कंसीडरेशन भी है, तो वो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। और अगर वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो सीक्वेंस जो आपका बनने वाला है यहां पे, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले जो है वो क्या होगा जी, आपका सबसे पहले जो है वो होगा ऑफर। ऑफर के बाद में जो है वो क्या आएगा, फिर एक्सेप्ट होगा ऑफर। एक्सेप्ट के बाद में जो है फिर वो क्या होगा, ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद में फिर जो है वो क्या बनेगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस बनने के बाद में जो है फिर वो क्या होगा, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट जो है अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका जो है फर्स्ट का, डेट इज अ फर्स्ट। चलो जी, सेकंड, who are not eligible to get information under the RTA Act from the following। नीचे आपको 5 लोगों के बारे में जो है वो बता रखा है, और इनमें से बताना है कि आपका जो RTA एक्ट है, अपना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, उसके अंदर कौन ऐसे पर्सन है जिनको मतलब इंफॉर्मेशन गेट करने का राइट नहीं है। देखो, RTA के अंदर हमने बोला था, RTA के अंदर आपको जो है सिटीजन ऑफ इंडिया को जो है वो राइट दिया गया। ठीक है, किसको राइट दिया गया, सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर वो चाहे तो वो कोई भी जो पब्लिक डिपार्टमेंट है उनसे जो है PIO या APIO को एप्लीकेशन देकर के उनसे इंफॉर्मेशन की डिमांड कर सकता है। तो किसको राइट है, राइट है सिटीजन ऑफ इंडिया को। उसके अलावा और जो पर्सन है उनको राइट नहीं है। कॉर्पोरेशन को राइट है क्या, नहीं। एसोसिएशन को राइट है क्या, नहीं। कंपनीज को राइट है क्या, नहीं। सिटीजन को राइट है क्या, यस। लीगल एंटिटीज को राइट है क्या, नहीं। तो आंसर जो बनेगा सेकंड का वो क्या बनेगा, ABC एंड E, ABCE बोल दो, सेकंड ऑप्शन। तो सिटीजन ऑफ इंडिया को जो है RTA एक्ट के अंदर जो है वो क्या है, राइट है, बाकियों को राइट नहीं है।
चलो जी आगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर नॉट ट्रू, इनमें से कौन आपको जो है वो 4 स्टेटमेंट जो है वो दे रखी है, किससे रिलेटेड? एलएलपी, जो आपका एलएलपी है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उससे रिलेटेड 4 इंफॉर्मेशन आपको यहां पे जो है वो दे रखी है। उनमें से बताना है कौन सी बात जो है वो आपकी ट्रू नहीं है। सबसे पहला, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन डेजिग्नेटेड मेंबर एट ऑल टाइम, तो बोलता है कम से कम एक डेजिग्नेटेड मेंबर होना चाहिए। एक नहीं सर, कम से कम एटलीस्ट कितने होने चाहिए? 2 डेजिग्नेटेड मेंबर होने चाहिए। तो पहली आपकी जो है वो क्या है? गलत है। दूसरा, डेजिग्नेटेड मेंबर डू नॉट हैव द सेम राइट एंड ड्यूटी एज ऑफ द अदर मेंबर, क्या जो डेजिग्नेटेड मेंबर होते हैं या डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होते हैं, क्या उनको सेम राइट नहीं मिलते जो बाकी मेंबर्स को होते हैं? सर गलत बात है, जो नॉर्मल मेंबर होता है वही डेजिग्नेटेड मेंबर होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि सेम राइट होता है उनके पास में, ऐसे नहीं कि उनको राइट जो वो अलग मिलते हैं। तो ये भी आपका गलत हो गया। देयर इज नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टू हैव नॉन डेजिग्नेटेड मेंबर, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है, क्योंकि ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके एलएलपी के अंदर जो है नॉन डेजिग्नेटेड मेंबर होने चाहिए, नहीं। दूसरा, ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक एलएलपी मे बी एस्टैब्लिश्ड सच दैट ऑल मेंबर आर कंसीडर्ड टू बी डेजिग्नेटेड मेंबर, ये बात भी एकदम क्या है? करेक्ट है। ऐसा भी हो सकता है एक आपने एलएलपी को क्रिएट किया, उसके अंदर 2 ही पर्सन है और दोनों के दोनों जो है वो कौन है? डेजिग्नेटेड पार्टनर है, ये सब पॉसिबल है। तो ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो कौन सी चीज, कौन सी नीचे जो बातें लिखी गई इनमें से कौन सी बात ऐसी है जो एलएलपी के रिस्पेक्ट में जो है वो ट्रू नहीं है? तो वो आंसर क्या आएगा? ए एंड बी। ए एंड बी बोल दो सेकंड। चलो जी आगे। नेक्स्ट, इफ द इंफॉर्मेशन सोर्ट हैव बीन सप्लाई बाय थर्ड पार्टी, आपने जो है वो अप्लाई किया, देखो आप हो सिटीजन ऑफ इंडिया, आपने जो है वो पीआईओ को जो है वो अप्लाई किया और आपने उसको बोला कि मुझे जो है वो क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन जो है वो किसके पास में थी? वो पीआईओ के पास में नहीं थी, वो इंफॉर्मेशन थी किसी थर्ड पार्टी के पास में। किसके पास में? थर्ड पार्टी के पास में। अब उसके रिगार्डिंग कुछ बात बोल रहा है, देखो। इफ द इंफॉर्मेशन सोर्ट जो आपने मांगी है हैज बीन सप्लाई, वो सप्लाई की जाएगी किसके द्वारा? बाय द थर्ड पार्टी, और इज ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल, और या फिर वो जो है उसको क्या माना गया? कॉन्फिडेंशियल माना गया बाय दैट थर्ड पार्टी। द थर्ड पार्टी मस्ट गिव ए रिप्रेजेंटेशन बिफोर द पीआईओ इन रिप्लाई टू द नोटिस इशू टू इट विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस। तो अगर सिटीजन ऑफ इंडिया ने कोई भी इंफॉर्मेशन की डिमांड करी है पीआईओ से, बट वो इंफॉर्मेशन पीआईओ के पास में नहीं है, वो इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी के पास में है, तो अब क्या होगा? तो पीआईओ पहले जो नोटिस सर्व करेगा किसको? थर्ड पार्टी को, और बोलेगा कि भाई मुझे क्या करो? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। अब जब पीआईओ ने नोटिस सर्व कर दिया थर्ड पार्टी को, तो थर्ड पार्टी कितने दिनों के अंदर जो है वो क्या करेगी? रिप्लाई करेगी। तो वो है कितना? 10 डेज, 10 दिनों का टाइम रहेगा। 10 दिनों के अंदर जो वो थर्ड पार्टी है वो रिप्लाई करेगी किसको? पीआईओ को, और पीआईओ फिर वो इंफॉर्मेशन सर्व करेगा किसको? सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आंसर जो बनेगा वो क्या है? 10 डेज। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड एज पर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, इनमें से कौन सी बात जो है वो वैलिड नहीं है एज पर एलएलपी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग? पहला, एलएलपी शैल मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन डबल एंट्री सिस्टम एंड ऑन कैश और एक्रूवल बेसिस, बिल्कुल सही बात है। एलएलपी जो है वो क्या? एलएलपी के फीचर पढ़ते हो जब वो उसके हम पढ़ते हैं कि वो रिकॉर्डिंग ऐसे करेगी ट्रांजैक्शन को, तो एलएलपी जो है वो डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर जो है वो अपने अकाउंट्स उसके बेस्ड होंगे और वो कैश और एक्रूवल बेसिस के ऊपर बनाएगी, ये ठीक है। एलएलपी शैल प्रिपेयर स्टेटमेंट अकाउंट एंड सोल्वेंसी, एलएलपी जो है वो हर साल जो है वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तो प्रिपेयर करेगा और साथ में स्टेटमेंट ऑफ सोल्वेंसी भी बनाएंगे, जिसमें वो ये बताते हैं कि हमारे मेंबर और हम जो है वो क्या है? सोल्वेंट है, हम अपने डेट्स का टाइम पे भुगतान पे जो है वो करने में क्या है? एबल है, ये भी सही है। एवरी एलएलपी शैल फाइल एन एनुअल अकाउंट्स विद रजिस्टर ऑफ कंपनी, ये बात भी एकदम क्या है? सही है। एवरी एलएलपी इज सेपरेट लीगल इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पार्टनर, क्या हर एलएलपी, ध्यान देना, क्या हर एलएलपी, एवरी एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो इंडिपेंडेंट अपने पार्टनर से? ऐसा नहीं होता है। जनरली हम ये बोलते हैं एलएलपी इज सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन इन केस ऑफ फ्रॉड, अगर फ्रॉड हो गया तो वहां पे एलएलपी, अगर एलएलपी ने फ्रॉड कर दिया और वो फ्रॉड जो है वो पार्टनर से मिलकर के किया है, तो फिर उस केस में एलएलपी और जो पार्टनर है उनको एक ही माना जाता है, वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाता है। तो उसके लिए जो लायबिलिटी अगर कोई राइज होगा तो एलएलपी के साथ साथ आप पार्टनर्स को भी उसके लिए लायबल बना देते, तो ये बात जो है वो क्या है? गलत है। तो आंसर जो आएगा वो क्या? 4। एवरी लिख रखा है ना, एवरी, अगर एवरी ना होता फिर ये भी क्या होता सही कि एलएलपी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी है जो इंडिपेंडेंट है एवरी अपने पार्टनर से, लेकिन हर एलएलपी ऐसे नहीं होती है। कुछ एलएलपी जिसके अंदर फ्रॉड का केस पाया गया और वहां पे जो है जो डिस्टिंक्शन है किसमें? एलएलपी में और पार्टनर्स में, वो डिस्टिंक्शन हम खत्म करते हैं, दोनों को एक ही मान लेते हैं। तो 5th का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 4th। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, देखो जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो है जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट को अपने को पूरा करना होता है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के टोटल मिला के आपके पास में 6 मोड अवेलेबल होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज कैसे? बाय परफॉर्मेंस, या तो कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा वो काम करके दे दो। लैप्स ऑफ टाइम, अगर टाइम पूरा हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। ऑपरेशन ऑफ लॉ हो गया, म्यूचुअल एग्रीमेंट के जरिए भी कर सकते हो। बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जो जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया था अगर वो आप
पर उसको परफॉर्म करना, उस एक्ट को परफॉर्म करना क्या हो जाए, इम्पॉसिबल हो जाए, तो माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। एंड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, रिसाइन कर दिया, तो उस केस में माना जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो गया, बोलो सर, उस केस में माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट आपका डिस्चार्ज हो गया। ओके, ये 6 मोड है। अब इनमें से क्या बोलता है, देखो बोलता है एक कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज मान लिया जाएगा बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, किस सिचुएशन के अंदर हम ये मान लेंगे कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो गया, डिस्चार्ज होगा, बाय कैसे, बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि अब कंडीशंस ऐसी अराइज हो गई है कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना हमारे लिए क्या है, इम्पॉसिबल है। तो वो कौन कौन से केसेस होते हैं, पहला डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जिस चीज के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वही क्या हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया। आपने ये बोला था कि आप मेरे को जो है वो ये पेन सही करके दे देंगे और ये पेन पूरा चकनाचूर हो गया, खत्म ही हो गया, ये पेन डिस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट आपका डिस्चार्ज मान लिया जाएगा, पहला। दूसरा, अगर मान लो पार्टीज जो है उनमें से किसी एक पार्टी की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, तो उस केस में मान लिया जाए कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। बाय रेसिशन, आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दिया या रेमिशन हो गया या अकॉर्ड ऑफ सेटिस्फेक्शन है, तो ये यहां पे आपका जो है वो इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, वहां पे आपने अपनी इच्छा से म्यूचुअल एग्रीमेंट के जरिए कॉन्ट्रैक्ट को क्या करवाया, डिस्चार्ज करवाए। तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी किस केस के अंदर है, ये दोनों केस, वो केसेस जहां पे अब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना मेरे लिए जो है वो क्या है, अब इम्पॉसिबल है, उन केसेस की बात करनी है यहां पे। तो वो कौन कौन से, पहला और दूसरा। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए एंड बी बोल दो। सेकंड जो सी डी ई है, ये तीनों कौन से, ये है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। चलो जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट एज पर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2000। जो कॉम्पिटिशन एक्ट 2000 है उसके अंदर कौन कौन से ऐसे एसेंशियल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है वो आपको बताने। तो टोटल मिला के इसके अंदर कितने थे, 5 थे। कौन कौन सा, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट था, यस। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस था क्या, यस। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट था, यस। नॉन कम्पीट एग्रीमेंट था क्या, नहीं सर ये नहीं था। टाइम एग्रीमेंट था क्या, यस। 4 तो ये तो, एक और कौन सा था 5वें नंबर पे, रिफ्यूजल ऑफ डील, जो क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है पार्टीज के ऊपर। ये 5 एग्रीमेंट है जिनको बोलते हैं हम लोग एंटी कॉम्पिटिटिव। तो कौन कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल, कौन कौन से थे, कौन कौन से ऐसे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है जो एसेंशियल है कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर दिए गए हैं, तो वो है आपका ए बी सी एंड ई। तो ए बी सी ई जो है वो हो गया आपका 4th ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लीगल लेटिन फ्रेज आपको दे रखे हैं, उनको आपस में क्या करना है, मैचिंग करना। सबसे पहले कंसेंसस एड आइटम, कंसेंसस बना लेना, बोल तो सहमति। तो ये क्या होता है, कंसेंसस एड आइटम का मतलब हो गया मीटिंग ऑफ माइंड। दूसरा क्विड प्रो क्यू, क्विड प्रो क्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया क्या आपका, समथिंग इन रिटर्न। क्वांटम मेरिट का मतलब जितना आपने कमाया उतना आपको मिलेगा, एज मच एज अर्न। एंड कैविट एम्प्टर का मतलब बायर बीवेयर, ठीक है। और कैविट वेंडर का मतलब क्या, सेलर बीवेयर। ओके, तो 8th का आंसर बनेगा आपका 2nd। आगे 9th, सीक्वेंस द फॉलोइंग इन द कॉपीराइट इकोसिस्टम ऑफ द लिटरेरी क्रिएशन। अगर आपने कोई भी जो है वो लिटरेरी वर्क किया, बोल तो कोई भी आपने किताब छाप दी, ठीक है, अंडर द इंडियन कॉपीराइट एक्ट, तो उसका क्या सीक्वेंस रहेगा। तो जब कभी भी आप किताब को क्या करना है, आपने अगर छाप के उसको क्या करना है, कॉपीराइट करवाना है, तो सबसे पहला काम जो है वो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जो है वो क्या करेंगे, कंटेंट को डेवलप करेंगे। कंटेंट को डेवलप करने के बाद में फिर अब हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं सर, कंटेंट को डेवलप करने के बाद में अब हम लोग जो है वो क्या, पब्लिक कम्युनिकेशन करेंगे। हम देखेंगे कि उसमें प्लेगनिज्म तो नहीं आ गया, या फिर हम ये देखेंगे कि कोई और उसके ऊपर जो है वो अपना क्लेम नहीं कर रहा है। जब ये सब पब्लिक कम्युनिकेशन हो जाएगा, देन उसके बाद में हम लोग जो है वो क्या करेंगे, जो कॉपीराइट है उसको साइन कर दिया। अगर कोई भी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है तो कॉपीराइट साइन कर दिया जाएगा। कॉपीराइट साइन हो गया, देन उसके बाद में क्या होगा, कॉपीराइट को ट्रांसमिट भी कर सकते हो, मतलब आप दूसरे पर्सन को भी अपना जो कॉपीराइट है वो ट्रांसफर भी कर सकते हो, यस। एंड लास्ट में जो है वो क्या आएगा, रिलिंक्विश द कॉपीराइट, आप अपने राइट को जो है वो बेच भी सकते हो। तो आंसर आएगा क्या, CABED बोल दो 3rd। तो अगर आपने कोई भी लिटरेरी क्रिएशन किया तो उसको अगर आप कॉपीराइट करवाते हो तो उस केस के अंदर क्या क्या है, तो उस केस के अंदर आपको ये सब बातें जो है, मतलब ये प्रोसेस आपका जो है वो होता है। कंटेंट को सबसे पहले डेवलप कीजिएगा, फिर पब्लिक कम्युनिकेशन, कोई उसके ऊपर प्ली तो नहीं लगा रहा है, फिर उसके बाद में अगर कुछ भी ऐसा नहीं है फिर क्या होगा, कॉपीराइट आपको साइन हो जाएगा, फिर उसके बाद में कॉपीराइट का ट्रांसमिशन होगा, आपको दे दिया जाएगा, और आप अगर चाहें तो उसको आगे रिलिंक्विश या उसको आगे जो है डिलिंक्विश या फिर आगे आप उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। चलो भाई आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑन द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द एम्बिट ऑफ द ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिशन एक्ट 2000 इन इंडिया। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है कॉम्पिटिशन एक्ट 2000 का। तो सबसे पहला, क्या कॉम्पिटिशन एक्ट 2000 जो है वो एनकरेज करता है किसको, कंपटीशन को, जी करता है। प्रिवेंट करता है एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, यस। रेगुलेट करता है मर्जर एक्विजिशन को, यस। क्या ये प्रिवेंट करता है, क्या ये रोकता है मोनोपोलिस्टिक राइट अराइजिंग आउट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सर ये मोनोपोली हम नहीं बनने देंगे, कॉम्पिटिशन एक्ट जो आया था वो ये बोलता है कि हम मोनोपोली क्रिएट नहीं होने देंगे, एब्यूज ऑफ मोनोपोली कंडीशन हम नहीं होने देंगे। लेकिन अगर आपने जो है वो क्या किया, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वजह से, बोलते कॉपीराइट पेटेंट ट्रेडमार्क की वजह से अगर आपकी कोई
मोनोपोली अराइज होगी है तो उससे कंपटीशन एक्ट कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वैसे हम क्या बोलते हैं, मोनोपोली अराइज नहीं होगी, हम कंपटीशन को प्रमोट करते हैं ताकि सभी लोग जो है उनको बेनिफिट मिले, मोनोपोली हम नहीं बनने देंगे। लेकिन अगर आपने कॉपीराइट, पेटेंट या ट्रेडमार्क अगर मान लो ऐसे इस तरीके से या ज्योग्राफिकल डिजाइन होगा, मतलब कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से अगर आपकी मोनोपोली क्रिएट हो गई है तो उससे जो है कंपटीशन एक्ट का कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, थर्ड। आगे 11th, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में बी वाउंड अप बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। एलएलपी कैसे वाउंड अप होती है, एलएलपी वाउंड अप होने के दो तरीके, या तो इधर वॉलंटरी, या तो आप अपनी इच्छा से सभी पार्टनर मिलकर के जो है वो अपनी इच्छा से जो है एलएलपी को वाइंड अप कर सकते हैं, और बाय द ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर द कंपनी एक्ट 2013, या फिर ट्रिब्यूनल को आप जो है वो अप्लाई करके एलएलपी को वाइंड अप करवा सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, 4। आगे, Which of the following statement is correct regarding the Negotiable Instrument Act in India? इनमें से कौन सी, ध्यान देना, which of the following statement is correct, इनमें से कौन सी बात जो है वो क्या है, करेक्ट है रिगार्डिंग द Negotiable Instrument Act in India? सबसे पहला, चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन बैंकर। चेक जो है वो हमेशा किसके लिए होता है, बैंकर के लिए। चेक जो है वो ड्रॉ किया जाएगा किसके लिए, बैंकर के लिए। बात एकदम क्या है, करेक्ट है, क्योंकि जो भी चेक होगा उसके ऊपर जो है वो किसका होगा, किसी ना किसी बैंक का होगा, वहीं से आपको जो है वो क्या होगा, पेमेंट होगा। ओके, चलो जी आगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिविलेज, इनमें से कौन सा प्रिविलेज नहीं है, कौन सी फैसिलिटी नहीं है, प्रिविलेज और राइट ऑफ द होल्डर इन ड्यू कोर्स अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। पहली बात तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है, ठीक है, होल्डर इन ड्यू कोर्स कोई भी एक ऐसा पर्सन जो हु फॉर कंसिडरेशन, जिसने कंसिडरेशन के बदले में जो है उसको क्या मिला है, पोजेस करता है किसी प्रोमिसरी नोट को, बिल ऑफ एक्सचेंज को या फिर चेक को। इसका मतलब अगर आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स कब बोलेंगे, आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स तब बोलेंगे अगर आप जो एक्चुअल ओनर, एक्चुअल होल्डर तो नहीं हो, मतलब आप एक्चुअल पार्टी तो नहीं हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, लेकिन आपने कंसिडरेशन के बदले में आपको जो है वो क्या मिल गया, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिल गया, उसको बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो जैसे अगर मान लो मैंने आपसे जो है कोई कॉन्टेक्ट किया, मैंने आपको सामान बेच दिया, बदले में आपसे मैंने बीआर ले लिया, ठीक है, तो हम दोनों तो पार्टी हो गए हैं, लेकिन मैंने वो बीआर किसी मिस्टर एक्स को जो है वो बेच दिया, तो और उससे कुछ पैसा ले लिया, तो मिस्टर एक्स जो है उसको बोल देंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स, जो इस बीआर के अंदर तो पार्टी नहीं है बट उसने कंसीडरेशन पे करके जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बाय कर लिया, उसको बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिविलेज, इनमें से कौन सी ऐसा राइट है जो होल्डर इन ड्यू कोर्स को अवेलेबल नहीं है। पहला, एस्टोपल, रोक लगाना अगेंस्ट डिनाइंग सिग्नेचर और कैपेसिटी ऑफ प्रायर पार्टी, हाँ जी ये उसके पास में राइट होता है। एस्टोपल अगेंस्ट डिनाइंग ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये भी उसके पास राइट है। एस्टोपल अगेंस्ट डिनाइंग कैपेसिटी, डिनाई करना कैपेसिटी ऑफ द पे टू एंडोर्स, ये भी उसके पास में राइट है कि वो अगर चाहे तो वो रोक भी लगा सकता है। एस्टोपल अगेंस्ट डिनाइंग द जेन्युइननेस और वैलिडिटी ऑफ द पे एंडोर्समेंट, जेन्युइननेस या वैलिडिटी को अगर आप क्या करते हो, रोक लगाने का काम करते हो, तो ये आप नहीं कर सकते। तो ये राइट जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास में अवेलेबल नहीं होता है। आगे, Which of the following issue are addressed by the Information Technology Act 2000, जो आईटी एक्ट आया था उसके कौन कौन से, उसको लाने के पीछे हमारे मेन क्या क्या जो है वो ऑब्जेक्टिव थे, या किन किन बातों को जो है वो क्या किया गया, एड्रेस किया गया, उसको आपने जो है वो देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहला जो है वो क्या, जो आईटी एक्ट हम लेके आए उसके पीछे का मेन एम जो है वो क्या, लीगल रिकॉग्निशन देना किसको, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को। तो आंसर क्या आएगा, ए, ये तो है। रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस, इसकी बारे में बात किया गया नहीं, हमने ये भी किया कि आईटी एक्ट के अंदर अगर आप जो उसको फॉलो नहीं करते हो तो फिर या साइबर क्राइम के अगेंस्ट जो है वो क्या है, ऑफेंसेस एंड कॉन्ट्रावेंशन भी दिया गया, आपके ऊपर जो है वो कुछ ऑफेंसेस भी हो जाएंगे, या फिर अगर आप रूल्स को तोड़ते हो तो आपके सजा का प्रावधान भी है। यस, डिस्प्यूट सेटलमेंट की यहां पे बात नहीं की गई है। जस्टिस डिस्पेंशन सिस्टम फॉर द साइबर क्राइम, अगर कोई साइबर क्राइम होता है तो उसके लिए जस्टिस की बात जो है, उसके लिए सब प्रोविजन जो डाले गए कहां पे, आपके आईटी एक्ट 2000 में। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ACE बोले तो 4th। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे दो स्टेटमेंट दे रखी है, इनके बेस पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो क्या है आपका सही है। असर्शन दे रखी है आपको यहां पे, लीन जो है वो क्या, लीन इज ए राइट, लीन जो है वो एक राइट होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास में राइट है कि आप जो है किसी गुड्स को या कोई जो गुड्स है आप उसको क्या कर सकते हो, अपने पोजेशन में रख सकते हो और उसको डिलीवर करने से मना कर सकते हो। तो बोलता है लीन एक राइट है जिसमें आप रिटेन करते हैं पोजेशन ऑफ द गुड्स एंड रिफ्यूज भी कर सकते हैं टू डिलीवर देम टू द बायर अंटिल, जब तक जो है वो उसके ऊपर प्राइस पे ना करे। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। रीजन बोल रहे हैं एन अनपेड सेलर in possession of goods sold is entitled to exercise his lien on the goods where the goods have been sold without any stipulation as the क्रेडिट। तो बोलता है अनपेड, जो अनपेड सेलर है जिसने सामान तो बेचा लेकिन उसको पैसा नहीं मिला, इन पोजेशन ऑफ द गुड, अगर उसके पास में गुड्स की पोजेशन है, सोल्ड इज एंटाइटल, तो उसके पास में वो एंटाइटल है कि वो अपने राइट ऑफ लीन को एक्सरसाइज कर सकता है अगर गुड्स को बेचा गया विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू, मतलब अगर गुड्स को बिना उधार के बेचा गया और अगर उसको अभी तक पेमेंट नहीं मिला है तो उसके पास में राइट है कि वो राइट ऑफ लीन को एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये बात भी क्या करेक्ट है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है।
ठीक है, क्योंकि उसको प्राइस अभी तक पे नहीं हुआ है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट। असर्शन रीजनिंग दोनों के दोनों क्या करेक्ट है, और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है। आगे बढ़िएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी कैन नॉट बी ए स्मॉल कंपनी, इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी जो स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती है। तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी ये स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती, ये बात एकदम क्या है, सही है। कंपनी जो रजिस्टर्ड है सेक्शन 8 के अंदर जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ये भी नहीं बन सकती है। कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नमेंट बाय द स्पेशल एक्ट ये भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती है। ओपीसी जो है ये स्मॉल कंपनी बन सकती है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, एबीसी, एबीसी बोल तो सेकंड। तो ये तीनों कंपनी जो है वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती है। आगे, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट 2013 अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो क्या होगा, आप जो है वो बोर्ड को अपॉइंट करेंगे, और उसके लिए कंपनी एक्ट का सेक्शन कौन सा, सेक्शन 139 और सेक्शन 6। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी इज नॉट ए जनरल ड्यूटी, इनमें से कौन सी जनरल ड्यूटी नहीं है डायरेक्टर की। तो कंपनी एक्ट जो है ना अपना इंडियन कंपनी एक्ट 2013 उसका सेक्शन नंबर 166 जो है उसके अंदर जनरल ड्यूटी दिया गया डायरेक्टर का, और उसमें क्या क्या बोला गया, डायरेक्टर जो है कंपनी का शेल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल, डायरेक्टर जो भी एक्ट काम करेगा वो कैसे करेगा, आर्टिकल के अकॉर्डिंग करेगा। यस। दूसरा, डायरेक्टर शेल एक्ट इन गुड फेथ इन ऑर्डर टू प्रमोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए वो गुड फेथ में हमेशा काम करेगा। तीसरा, डायरेक्टर शेल एक्सरसाइज हिज ड्यूटी विद ड्यू एंड रीजनेबल केयर, जो भी काम करेगा बहुत ही सावधानी पूर्वक करेगा, एंड डिलिजेंस एंड शेल एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट। ओके, डायरेक्टर शेल नॉट अचीव एनी अनड्यू गेन और एडवांटेज ईदर टू हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव पार्टनर और एसोसिएट, अपने पद का फायदा उठा के वो कोई भी अनड्यू गेन जो है वो गेन नहीं करेगा। एंड डायरेक्टर शेल नॉट असाइन हिज ऑफिस और एनी असाइनमेंट, और अपना काम वो दूसरे पर्सन को नहीं सौंपेगा। तो ये सब जो है वो क्या है, दीज ऑल आर द ड्यूटी, दीज ऑल आर द जनरल ड्यूटी जो डायरेक्टर को क्या करनी है, निभानी है। ओके, अब यहां पे दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी इज नॉट ए जनरल ड्यूटी, इनमें से कौन सी जनरल ड्यूटी नहीं है। पहला, ड्यूटी ऑफ गुड फेथ इन ऑर्डर टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, ये तो जनरल ड्यूटी है। ड्यूटी ऑफ एक्सरसाइज रीजनेबल केयर स्किल एंड इंटेलिजेंस, ये भी जनरल ड्यूटी है। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट असाइन और हिज ऑफिस असाइनमेंट, ये भी जनरल ड्यूटी है। लेकिन ड्यूटी टू अटेंड द बोर्ड मीटिंग ये उसकी जनरल ड्यूटी के अंदर नहीं आता। तो आंसर क्या आएगा, ये कंपलसरी है, जनरल ड्यूटी नहीं है, ये कंपलसरी है, क्योंकि अगर वो लगातार जो है वो 3 बोर्ड मीटिंग को अटेंड नहीं करेगा तो उसकी डायरेक्टरशिप भी जा सकती है। तो 18 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, थर्ड। आगे 19, एज पर सेक्शन 68, जो सेक्शन 68 है कंपनी 2013 का, बोलता है एक कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एक कंपनी जो है अपने खुद के शेयर को परचेज कर सकती है। कैसे, एक कंपनी जो है वो चाहे तो वो अपने खुद के शेयर को जो है वो क्या कर सकती है, परचेज कर सकती है। आउट ऑफ विच मतलब कैसे परचेज कर सकती है, ये देखो एक बार क्या बोला है, एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लो। सेक्शन 68 के अंदर जो है वो बता सेक्शन एज पर सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट, एक कंपनी अगर चाहे तो वो परचेज कर सकती है खुद के शेयर, किस किस प्रॉफिट से या किस किस अमाउंट से वो परचेज कर सकती है। तो फ्री रिजर्व से कर सकती है, यस। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से कर सकती है, यस। जनरल रिजर्व से कर सकती है, यस। दूसरे शेयर्स को बेच करके जो पैसा आएगा उस पैसे से अपने दूसरे शेयर्स को परचेज कर सकती है, यस। क्या खुद के शेयर को बेच करके और खुद के मतलब सेम काइंड के शेयर को बेच के क्या सेम काइंड के शेयर्स को बाय कर सकती है, नहीं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 3 4 ए बी सी डी बोल तो सेकंड। तो 19 का सेकंड ऑप्शन बनेगा, इन चारों पैसे से कंपनी जो है वो खुद के शेयर को बाय बैक कर सकती है। आगे क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाई एज अ की मैनेजरियल पर्सनल, की मैनेजरियल पर्सनल कौन होते हैं, की मैनेजरियल पर्सनल का मतलब जो मेन बंदे होते हैं कंपनी के, जिनका कंपनी के अंदर अहम रोल है, वो कौन कौन है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये तो होता है जी, क्योंकि ये तो मेन पर्सन हो गया जो एग्जीक्यूशन स्टाफ का हेड होता है। दूसरा, होल टाइम डायरेक्टर, ये भी की पर्सन होते हैं। कंपनी सेक्रेटरी, ये सारे के सारे लीगल फॉर्मेलिटी संभालता है, ये भी की पर्सन है। चीफ रिस्क ऑफिसर, ये होता है क्या, नहीं सर, इसका कोई लेना देना नहीं है। मैनेजर, क्या ये की पर्सन है, यस। मैनेजर जो है वो पूरी कंपनी को क्या करता है, मैनेज करता है। तो आंसर जो बनेगा 20 का वो क्या बनेगा, ए बी सी एंड ई, ए बी सी ई बोल तो फोर्थ। और आज का आखिरी क्वेश्चन जो आप होमवर्क के तौर पे आपको दे रहे हैं वो है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टैक्स कैटेगरी अंडर द जीएसटी, जीएसटी के अंदर जो है कौन कौन से टैक्स रेट आपके एप्लीकेबल है, 5 10 12 20 18। अब इसको जो है आपको कमेंट करके जो है मुझे जरूर बताएंगे कि आपके हिसाब से जो है इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है। ओके जी, तो ये थे वो लीगल एस्पेक्ट के 21 क्वेश्चन जो अपने एग्जाम के अंदर आए थे, वो सारे के सारे हम लोगों ने आज की क्लास में कर लिए डिस्कस। अब आप ये कीजिए, अब मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, और बैंकिंग की कोशिश करते हैं कि कल हम बैंकिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं।
ओके जी। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, और इसका आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या बनता है क्वेश्चन नंबर 21 का, वो जरूर कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। ओके हाँ जी। और एक इंफॉर्मेशन, और अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपकमिंग जून या अपकमिंग दिसंबर 2023 में जो एंटी नेट का पेपर होना है, उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर आपको मिलेगा पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स, और पेपर नंबर 2 अगर आपका मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट के भी आपको मिलेगा पूरा कोर्स। हमारे कोर्स में 4 चीजें आपको मिलेंगी। एक तो मिलेगा सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में, जैसे अभी हमने लीगल एस्पेक्ट किया तो ये हमारी लीगल एस्पेक्ट की बुक है। ओके, तो इस तरीके से आपको जो है 10 की 10 यूनिट पेपर 1, 10 की 10 यूनिट पेपर नंबर 2, तो 20 किताबें आपको मिलेंगी, आपके होम एड्रेस पे आएंगी, हार्ड कॉपी में कलर्ड बुक्स हैं ये। प्लस में आपको हर यूनिट की जो है वो मिलेगा कंटेंट, जो आपको क्लासेस मिलेगा, ठीक है, चैप्टर वाइज हम लोगों ने क्लासेस सारी की सारी अरेंज करके है, सब्जेक्ट वाइज भी है, और साथ में आपको मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज पीडीएफ फॉर्म में, और साथ में रिवीजन करने के लिए हर यूनिट की रिवीजन वीडियो आपको मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी, चलो एक बार ये क्वेश्चन कीजिए, बाकी मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।